नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे बीएड सेकेंड सेमेस्टर की अंकुरम क्लासेस में स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेडागॉगी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आंसर सीरीज नहीं है, ये हमारा चैप्टर वाइज जो हमने पिछली बार शुरू किया था, चैप्टर 1 इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझाया था। ये अब हमारा चैप्टर 2 है। इस चैप्टर में हम इंग्लिश लैंग्वेज की जो टीचिंग है उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन को करने से पहले हम आपका बेसिक क्लियर कर देते हैं जो पूरे चैप्टर में ही है कि इसी के बारे में हमारे कई सारे जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बीच में डिफरेंशिएशन बताया गया है। एम्स की जो परिभाषा है वो बताई गई है, ऑब्जेक्टिव की परिभाषा बताई गई है, कुछ टेक्सोनॉमीज हैं उन सबों को एक्सप्लेनेशन दिया गया है इन सब के बारे में। तो इसको हम बेसिक आपका ये बताते हैं कि इसके बीच में अंतर क्या है, इसको शुरुआत में ही क्लियर कर देते हैं। एम्स क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमारा जो टीचर है, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर का ही देख लेते हैं। टीचर का एम क्या होता है? टीचर का एम है कि बच्चों को विषय से संबंधित जानकारी दी जाए जो उनके समझ में आने योग्य हो और पढ़ाया ऐसा जाए ताकि क्लास का अपना जो मोटिव है वो भी बना रहे, उनका पढ़ने की इच्छा करे और उनके समझ में आए। तो ये हमारा एम हो गया। अब ऑब्जेक्टिव को यदि देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हिंदी का क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश का क्या पढ़ने जा रहे हैं। मान लीजिए हम इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं और ग्रामर पढ़ाना चाहते हैं, तो बच्चे का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? पूरा ग्रामर तो बहुत बड़ा है। अब बच्चे को ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि वो क्या पढ़ने जा रहा है। अगर हम कहेंगे हम ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि ग्रामर में क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम बताते हैं उसको ग्रामर में नाउन पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चा अपना प्रिपरेशन भी करके आ सकता है कि नाउन के बारे में पढ़ के आए, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ के आए, उसके सब चीज़ों के बारे में पढ़ के आए। तो इस तरीके से जो हमारा ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया कि हम उसको नाउन पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चे को भी क्लियर हो जाता है कि हमारा नाउन पढ़ेंगे हम और इतना इतना हमें पढ़ना है। यदि हम देखें तो ग्रामर हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव और नाउन हो गया हमारा, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, ये सब हो गए हमारे इसके ऑब्जेक्टिव, और ग्रामर हो गया एम। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना चैप्टर। थ्योरेटिकल क्लास लेने से अच्छा ये होता है कि हम हर एक चीज को समझ समझ के चढ़ें और पॉइंट वाइज क्लियर कट करें, ताकि हमारा एक ही बार में, यदि आपको ये वीडियो देखें तो एक ही बार में आपको उसकी पकड़ आ जाए सब्जेक्ट की। इसी तरीके से हमने चैप्टर 1 भी पढ़ाया था, चैप्टर 2 भी इसी तरह से पढ़ा रहा हूँ। पढ़ते हैं शब्दशः क्या है लिखा हुआ। एन एम कैन बी डिफाइंड एज ए जनरल एक्सप्रेशन और ऑफ इंटेंट। जैसा कि मैंने बताया था कि एक जनरल होता है, उद्देश्य क्या है, ग्रामर पढ़ाना। ये हमारा एक जनरल हो गया, ग्रामर पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें कुछ क्लियर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ाएंगे ग्रामर में। टेंस पढ़ाएंगे, नाउन पढ़ाएंगे, वर्ब पढ़ाएंगे, प्रोनाउन पढ़ाएंगे, एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। तो इससे एक जनरल एक्सप्रेशन निकल के आता है। अब नेक्स्ट कहता है कि इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ और ए फॉर्म ऑफ कैटेगरी। तो कैटेगरी देखिए, विच सजेस्ट एनी काइंड ऑफ चेंज, कुछ सजेस्ट करता है कि ये चेंज को सजेस्ट करता है। इसमें हमारा एक जनरल जो इसकी परिभाषा होगी वो जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट, यही आप लिख देंगे, यही आपका पूरी परिभाषा कह देती है। अब जो हमारा सेकंड आता है कि इसके बीच में डिफरेंस, मतलब मेन तो यही है कि एम क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कट कर दिया है, तो अब ये आपको इसके बीच का डिफरेंस भी पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। एम्स फॉर्म द बेसिक एलिमेंट्स इन एजुकेशनल प्लानिंग, मतलब वो बेसिक एलिमेंट होता है। आपकी यदि कोई एजुकेशनल प्लानिंग करता है तो उसका बेसिक एलिमेंट यानी ग्रामर पढ़ाना, ये उसका बेसिक हो गया। अब ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म द बेसिस फॉर करिकुलम कंस्ट्रक्शन, मतलब उस ग्रामर में क्या पढ़ाना। पहले हम नाउन पढ़ाएंगे, फिर हम प्रोनाउन पढ़ाएंगे, फिर हम वर्ब पढ़ाएंगे, फिर हम एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, मतलब उसका क्रमिक तरीके से, ताकि बच्चे को भी, और फिर सेंटेंस बनाना सिखाएंगे, फिर टेंस पढ़ाएंगे, तो ग्रामर पूरा हो जाएगा। ये होता है हमारा करिकुलम कंस्ट्रक्शन। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बोलता है, इट इज वेरी जनरल इन कैरेक्टर एंड प्रिसाइज। आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि हमारा जो इसका हो गया ग्रामर पढ़ाना जनरल हो गया। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए, पर्टिकुलर हो गए, स्पेसिफिक हो गए। नाउन पढ़ाने जा रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ाने जा रहे हैं, उससे रिलेट करके ये सारे आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आप खुद से भी बना सकते हैं।
कि वो बीच का डिफरेंस क्या है, बस पॉइंट वाइज पता होना चाहिए। थर्ड है हमारा एम्स आर ब्रॉड एंड ऑफन एब्स्ट्रैक्ट इन देयर एक्सप्रेशन, उसी चीज को बार बार कह रहा है। और ऑब्जेक्टिव्स आर लिमिटेड एंड क्लियर कट इन देयर एक्सप्रेशन। फिर एम्स आर लॉन्ग टर्म गोल, मतलब ग्रामर पढ़ाएंगे वो 4 क्लास तक पढ़ते रहते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 हमेशा ग्रामर पढ़ने रहते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट टर्म गोल्स, मतलब हमारे शब्द लोअर में पढ़ लेते हैं, अपर में पढ़ लेते हैं, उसके जो वर्ड की मीनिंग है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ लेते हैं, फोर्थ फिफ्थ में हम नाउन प्रोनाउन भी पढ़ लेते हैं, या नाउन प्रोनाउन भी पढ़ाया जाता है, पहले भी क्लास में पढ़ाया जाता है, सेकंड क्लास में पढ़ाया जाता है। तो बच्चे को धीरे धीरे करके हम टेंस भी पढ़ाने लगते हैं फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ क्लास में। अब नेक्स्ट हमारा है इट इज डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट टाइम लिमिट्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ एम्स। इसके जो डिफिकल्ट हो जाता है कि किस टाइम तक वो सीखेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव विद इन स्पेसिफाइड टाइम। हमें पता है कि हमें नाउन पढ़ाना है, हमें इतना टाइम लगेगा, ये पता है, तो उस टाइम की स्पेसिफाइड टाइम लिमिट भी पता है। इस तरीके से हमारा बीच का डिफरेंस हो गया। अब हमारा क्या है, इंग्लिश टीचिंग में एम्स को कितने भाग में बांटा जा सकता है, 2 भागों में बांटा सकता है, एक जनरल हो गया और एक हो गया हमारा स्पेसिफिक, जनरल एंड स्पेसिफिक। देखते हैं जनरल एम क्या होता है। बोलता है द जनरल एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। इतने पार्ट में बांटा गया है जनरल एम को, सिमेंटिक, फोनेटिक, ग्राफिक एंड फोनिक कम ग्राफिक। तो सिमेंटिक जो एस्पेक्ट है वो क्या है, ये है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग आनी चाहिए, मतलब जो हम शब्द बोल रहे हैं उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, ये सिमेंटिक है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ऐसे आप देखते रहिए, इसको मैं अंडरलाइन करता जाता हूँ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, देयर आर रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स used in a sentence. The word meaning are basic to the language learning. तो वर्ड की मीनिंग और दूसरे शब्दों के साथ उसका क्या जो यूज करना है, रिलेशनशिप है, वो बताता है। मतलब काला आदमी, ब्लैक मैन ऐसे बोलेंगे तो आपस में दोनों को उसने रिलेशनशिप बता दिया। काला कौन है, आदमी है, गोरा कौन है, आदमी है। तो ये सब चीजें जो है, लाल क्या है, फूल है, रेड फ्लावर। तो इस तरीके से आप इसके बीच में जो संबंध बताते हैं उसको सिमेंटिक बोलते हैं। अब आगे हमारा फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ जनरल एम्स क्या है, इट इज द साउंड एस्पेक्ट। मेन आप एक शब्द देखिए फोनेटिक में, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, स्पीच साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन। उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये है फोनेटिक एस्पेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, द ग्राफिक एस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, इट इज द राइटिंग एस्पेक्ट, मतलब लिखने की कला है। इट डील्स विद द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लैंग्वेज, इट्स स्क्रिप्ट्स एंड देयरफॉर डील्स विद राइटिंग ऑफ ए लैंग्वेज। मतलब इसकी आप इससे ग्राफिक एस्पेक्ट को स्क्रिप्ट से याद रखिए कि हमारे लिखने की जो कला है वो कैसे लिखा जाता है, उसके शब्द क्या है, उसकी किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करके लिखा जाएगा, ये सब हमारा ग्राफिक एस्पेक्ट में आता है। अब द फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ जनरल एम्स क्या है, इट इज द रीडिंग एस्पेक्ट। मतलब आप लिख तो लिए, लेकिन लिखने में आपने बोला तो है नहीं, लेकिन यदि फोनेटिक कम ग्राफिक किया तो उसको आप पढ़ रहे हैं, मतलब आपने जो लिखा है उसको पढ़ रहे हैं, तो आपकी 2 चीज लगी, एक तो फोनेटिक लगी, एक ग्राफिक लगी, तो उसी को दोनों को जोड़ के जो लिखा वो कह दिया रीडिंग एस्पेक्ट। तो ग्राफिक को राइटिंग से जोड़ सकते हैं और फोनेटिक को रीडिंग से जोड़ सकते हैं। इसके पहले जो आया था हमारा, उसमें आपका फोनेटिक एस्पेक्ट क्या था, प्रोनाउंसिएशन था, सिमेटिक को रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स। इस तरीके से आप ये चारों जो एस्पेक्ट है आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमारा है कि बेस्ड ऑन द एबोव एनालिसिस द ऑफ जनरल एम्स ऑफ टीचिंग, द फॉलोइंग जनरल एम्स आर स्पेसिफाइड फॉर टीचिंग इंग्लिश। इस तरीके से इसमें 4 बता दिए कि हियर एंड अंडरस्टैंड, मेन अंडरलाइन कर देता हूँ, हियर एंड अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन स्पोकन इंग्लिश, रीडिंग एंड राइटिंग, ये आ गए इसके 4। इस तरीके से हमारे जनरल एम होते हैं। अब दूसरा हमारा आया था स्पेसिफिक। स्पेसिफिक एम क्या है, तो स्पेसिफिक
एम शुड बी क्लियर, प्रिसाइज, पॉइंटेड एंड एक्सप्रेसिव होने चाहिए। ये होते हैं हमारे जनरल से अतिरिक्त स्पेसिफिक एम। इसमें क्या है कि दीज एम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट टर्म एम्स। अंडरलाइन, ये मेन इसका है स्पेसिफिक एम। इट मस्ट बी वन एंड वन ओनली, वन बाय वन होनी चाहिए। स्पेसिफिक एम्स गिव्स डेफिनेटनेस एंड मेक टीचिंग पर्पसिव। These aims simplifies the focuses the preparation and implies the teacher and his class should concentrate on the topic to be learned। मतलब क्लास को भी पता है, टीचर को भी पता है क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, तो स्पेसिफिक हो गया वो। These aims gives focus which enable the teacher to see what his pupils have to do in the lesson। और लास्ट हमारा है इट हेल्प्स द पीपल्स टू रियलाइज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव टू मास्टर, मतलब उनको किस पे मास्टरी करनी है ये सब। अब हमारे जूनियर एम हाई स्कूल लेवल पे क्या उसका एम होना चाहिए, ये कुछ पॉइंट्स में बताया गया है। तो इसमें स्टूडेंट्स को क्या क्या चीजें आनी चाहिए, तो ये बताया गया टू मेक सिंपल सेंटेंसेस होने चाहिए एंड स्टेटमेंट्स बना ले। उसके बाद स्पीक कर ले उस लैंग्वेज को रीजनेबल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ में। उसके बाद स्टूडेंट शुड बी एबल टू राइट इंग्लिश प्रॉपरली हो जाए। उसके बाद रिस्पॉन्ड करे शॉर्ट कन्वर्सेशन क्वेश्चन आंसर को और उस पर क्वेश्चन पूछ सके। ये हम 9 तक डेवलप करके देते हैं। उसके बाद रीड कर सके मटेरियल को और सुटेबल फॉर हिज लेवल, जो भी उसका लेवल है उसमें सुटेबली कर सके। तो लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है हमारे जो डिफिकल्टी है पैसेज की या चैप्टर की या लेसन की वो बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट शुड बी एबल टू मास्टर वोकेबुलरी। वोकेबुलरी भी धीरे धीरे सीखता चला जाता है क्योंकि वोकेबुलरी बहुत वास्ट होती है, तो उसको धीरे धीरे कठिन शब्द भी यूज होते जाते हैं। और स्टूडेंट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। मेन हमारा ऑब्जेक्टिव यही है। इसके बाद हम कहते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आए। तो बीएस ब्लूम करके एक हमारे इंग्लिश के विद्वान रहे हैं, उन्होंने ऑब्जेक्टिव दिए हैं। तो हमारे जो 3 ऑब्जेक्टिव उन्होंने दिए हैं उसमें जो पहला है कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से हमारा ये वाला ऑब्जेक्टिव है। अब नेक्स्ट हमारा चलता है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स में क्या है। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप वाइज दे रखा है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले नॉलेज है, तो नॉलेज को उन्होंने प्रथम वो दिया है, स्थान दिया है, क्योंकि बिना ज्ञान के बाकी बिंदुओं की कल्पना करना असंभव है। जब तक किसी वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं होगा तब तक उसके बारे में चिंतन करना असंभव है, और अगर संभव भी हो जाए तो उसको सही दिशा नहीं मिल पाती है। इसी कारण ब्लूम ने अपने जो इस वर्गीकरण किया है उसमें नॉलेज नंबर 1 दिया रखा है। तो नंबर 1 पे नॉलेज हो गया। अब हमारा कॉम्प्रिहेंसिव आ गया। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो बोध होता है, मतलब हमें बोध हुआ किस चीज का, ज्ञान को समझना, उसके सभी पहलुओं से परिचित होना तथा उसके गुण दोषों के संबंध में ज्ञान अर्जित करने को कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। उसका बोध क्या है। अब नेक्स्ट ब्लूम ने क्या कहा, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगी, अनुप्रयोग। तो जो हिंदी से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं वो अपने आप समझ जाएंगे। तो ज्ञान को क्रियान्वित यानी प्रैक्टिकल रूप देना अनुप्रयोग कहलाता है। प्राप्त किए गए ज्ञान की आवश्यकता पड़ने पर उसका सही तरीके से अपनी जिंदगी में उसे लागू करना, उस समस्या के समाधान निकालने के लिए प्राप्त किए गए ज्ञान के द्वारा कुछ समाधान निकालना। तो यह ज्ञान कौशल जो स्किल होती है उसमें परिवर्तित कर देगा स्किल में। यही मार्ग छात्रों को अनुभव प्रदान करने में भी उनकी सहायता करता है। तो ये हो गया हमारा अप्लाइंग नॉलेज, सॉल्विंग मेथड्स एंड डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंटिंग। तो इस तरीके से आपने ये समझा। अब हमारा चौथा आता है एनालिसिस यानी विश्लेषण। इसको और अच्छे तरीके से अगर देखा जाए तो ये 4th स्टेप हो गया। तो विश्लेषण क्या हो गया, विश्लेषण से तात्पर्य ये है कि किसी बड़े प्रकरण को, जो टॉपिक को समझने के लिए उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देना।
और नवीन ज्ञान का निर्माण करना और नवीन विचारों को जो खोजना, तो आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिकॉग्निजिंग, तो बड़े को छोटे में तोड़ के समझना। अब हमारा नेक्स्ट आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस को यदि हिंदी में देखा जाए तो संश्लेषण कहा जाता है, फिफ्थ हो गया ये। तो उसमें संश्लेषण में क्या है कि प्राप्त किए गए नवीन विचारों या नवीन ज्ञान को जोड़ना, उन्हें एकत्रित करना, अर्थात उनको जोड़कर एक नवीन ज्ञान का निर्माण करना संश्लेषण कराता है। तो इसमें क्या हो गया, न्यू आइडियाज हो गए, डिजाइन इन्वेंशन हो गई, कंपोजिंग हो गई, मॉडिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, कंबाइनिंग, ये सब हो गया। अब हमारा जो लास्ट स्टेप आता है वो सिक्स्थ है हमारा इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन में क्या क्या है, ये आपका सब करने के पश्चात उस नवीन ज्ञान का मूल्यांकन करना कि यह सभी क्षेत्रों में लाभदायक है कि नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि वैध एवं विश्वसनीय है कि नहीं। जिस उद्देश्य से वह ज्ञान छात्रों को प्रदान किया गया वह उस उद्देश्य की प्राप्ति करने में सक्षम है कि नहीं, यह मूल्यांकन द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। तो सॉल्विंग है, जजिंग है, रिकमेंडिंग है, रेटिंग है, इस तरीके से ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कंप्लीट होती है। अब जो हमारा अफेक्टिव डोमेन बाय ब्लूमसबर्ग, बीएस ब्लूम क्या है, तो इसमें सबसे पहला आता है रिसीविंग, दूसरा आता है रिस्पॉन्डिंग, तीसरा आता है हमारा वैल्यूइंग, और चौथा हमारा होता है ऑर्गेनाइजिंग, एंड फिफ्थ होता है कैरेक्टराइजिंग। तो इसको भी एक एक करके हम देख लेते हैं। बी अवेयर ऑफ विलिंग, पर्टिकुलेशन, पार्टिसिपेट, एक्सेप्ट, रिकॉग्नाइज, एसिमिलेट एंड फुल्ली इंटीग्रेट, इनके बारे में हम बताते हैं। तो रिसीविंग जो पहला हमने दे रखा है वो दे रखा है रिसीविंग मतलब अनुकरण करना। भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम बालकों को अनुकरण मतलब नकल के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना चाहिए कि आप मेरा अनुकरण करो। एक अध्यापक को छात्रों को पढ़ाने के समय उस प्रकरण का भावात्मक पक्ष को महसूस कर उसको क्रियान्वित रूप देना चाहिए, जिससे छात्र उनका अनुसरण कर उसको महसूस कर सके, मतलब उसको फील कर सके। दूसरा है हमारा रिस्पॉन्डिंग यानी अनुक्रिया, तत्पश्चात अनुकरण कर उस अनुकरण के द्वारा क्रिया करना अनुक्रिया कहलाता है। अब हमारा जो तीसरा आ गया ब्लूम्सबर्ग ने दिया है वो हो गया वैल्यूइंग, मतलब उसका अनुमूल्यन। उस अनुक्रिया के पश्चात हम उसका अनुमूल्यन करते हैं कि वह सिद्ध हुआ, सफल सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब सफल है कि नहीं है। अब हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तो उस प्रकरण को एक स्थान में रखकर उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसमें विचार करना शुरू करते हैं, इसको कहते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजिंग। अब हमारा सबसे लास्ट का है चारित्रीकरण, मतलब तत्पश्चात हम उस पात्र का एक चरित्र निर्माण करते हैं जिससे हमारे भीतर उसके प्रति एक भाव उत्पन्न होता है। जैसे कि गुंडों के प्रति गुस्से का भाव आना चाहिए, हीरो के प्रति सहानुभूति आनी चाहिए। ये सब हम अफेक्टिव डोमेन में देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा अफेक्टिव डोमेन हो गया। अब हमारा तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन बाय बीएस ब्लूम। इसमें हमारा नीचे से ऊपर चल रहा है। तो सबसे पहले हमारा आता है इमिटेशन, दूसरा आता है मैनिपुलेशन, और तीसरा आता है हमारा प्रिसीजन, चौथा आता है हमारा आर्टिकुलेशन, एंड पांचवा आता है हमारा नेचुरलाइजेशन। तो ये हमारा इमिटेशन क्या कहलाता है कि द स्टूडेंट्स लर्न बाय वॉचिंग एंड कॉपिंग, मतलब वॉच करें और कॉपी करें, उसको बोलते हैं इमिटेशन। सेकंड हमारा मैनिपुलेशन जो था वो एक्शंस आर परफॉर्म थ्रू मेमोराइजेशन और फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, मतलब मेमोराइज करें और जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उनको फॉलो करें, उसके द्वारा उसको मेमोराइज करें। तीसरा है प्रिसीजन, परफॉर्मेंस बिकम्स मोर एक्सपर्ट एंड एक्शंस आर मोर प्रिसाइज होना चाहिए, एक्शन उसका प्रिसाइज होना चाहिए। आर्टिकुलेशन क्या कहलाता है, सेवरल स्किल्स कैन बी परफॉर्म टुगेदर इन ए हार्मोनियस वे, हार्मोनियस वे में उसको एक सीक्वेंशियल वे होना चाहिए, सेवरल एक्शंस परफॉर्म किया जाता है टुगेदर, एक साथ, एक के बाद एक। नेक्स्ट हमारा नेचुरलाइजेशन है, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव्ड बाय विद एक्शंस बिकमिंग सेकंड नेचर, सेकंड नेचर से होना चाहिए। इस तरीके से हमारा जो ब्लूम का था वो खत्म होता है। अब हमारा दूसरा आता है आरसीईएम, एक टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो आरसीईएम क्या कहलाता है, ये है रीजनल कॉलेज
ऑफ एजुकेशन मैसूर के द्वारा दिया गया है, 1972 ईस्वी में डेवलप किया गया है। एक अप्रोच है राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। तो हमारा सबसे पहला आता है नॉलेज, जो हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग हो गई, एप्लीकेशन हो गया, एंड देन क्रिएटिविटी हो गई। तो नॉलेज मतलब किसी के बेसिक जो ज्ञान है, द स्टूडेंट्स आर एबल टू रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज डेफिनेशंस ऑफ नाउन एंड द फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वो रिकॉल कर सकें, उसके बीच बारे में नॉलेज होनी चाहिए, मतलब उसको वो प्रयोग में ला सकें, ऐसी नॉलेज होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग मतलब उसको क्लासीफाई कर सकें और डिस्क्रिमिनेट कर सकें, इसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, मतलब हम अपनी तरीके से यूज कर सकें, तो अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी कि कहाँ पे क्या लगाना है। एप्लीकेशन मतलब उसका इडियम्स भी बना सकें और आइडेंटिफाई भी कर सकें, तो इसको एप्लीकेशन बोलते हैं, मतलब अंडर नॉलेज लिया, अंडरस्टैंडिंग की, फिर उसको अप्लाई किया। एंड देन क्रिएटिविटी, तो एनालाइज करने के बाद उसका सेंटेंस बना दिया, तो और उसके एलिमेंट्स के साथ में सेंटेंस बना दिया, इसको हम बोलते हैं क्रिएटिविटी। अब हमारी मेरिट्स क्या है इसकी कुछ RCM अप्रोच की मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी हैं, तो वन बाय वन देखते जाते हैं। इजी है, यूजफुल है, डज नॉट क्रिएट एनी डाउट करता है, और प्रिपेयरिंग टेस्ट आइटम्स में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता है। इसके बाद हमारा है कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, एंड साइकोमोटर डोमेन में इक्वली एप्लीकेबल है। और नेक्स्ट हमारा है दिस अप्रोच रिकमेंडेड दैट लर्निंग शुड टेक प्लेस इन टर्म्स ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड एबिलिटीज, मेंटल प्रोसेस एंड एबिलिटी के द्वारा ही लर्निंग होनी चाहिए। उसके बाद है ये इंडियन जो कंडीशन है उसमें बेस्ट सूटेड है RCM, जो इंडियन कंडीशन है उसमें। और उसके बाद है कि राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, मतलब जो प्रैक्टिकल टर्म्स हैं उसमें ही आती है। अब इसकी डीमेरिट्स में क्या है कि एक तो गिलफोर्ड का जो है उससे तुलना की गई, तो गिलफोर्ड ने 120 मेंटल एबिलिटीज बताई हैं, उस पर सजेस्ट किया है, और इसने मात्र 17 पे बताई, बस बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब हमारा है कि RCM अप्रोच है डिफिकल्ट है, इसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंशिएशन बताने के लिए, इनके बीच में क्या अंतर है ये बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी आती है इसमें। उसके बाद हमारा है समटाइम्स देयर अराइजेस डिफिकल्टी टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मेंटल प्रोसेस फॉर ए स्पेसिफिक कंटेंट, मतलब कुल मिला के कठिन है इसके द्वारा कुछ भी बताना और बोलना। इस तरीके से हमने अपना आज का जो लेक्चर है वो समाप्त किया। यदि ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारा ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। और जो इंग्लिश से रिलेटेड बच्चे हैं उनको आप शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इस चैनल पे आएँ और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।